स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके YouTube चैनल एग्जाम पैरा पर। मैं फार्मासिस्ट रॉबिन सिंह एक बार फिर से आप सभी के लिए लेकर के आया हूं फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम पेपर। और ये जो पेपर है वो CGHS फार्मासिस्ट 2018 में आया हुआ पेपर है। और इसके हम लोग 15-15 क्वेश्चन करेंगे। इसमें लगभग हमारे 45 क्वेश्चन हैं। इसके 3 पार्ट हम लोग लाएंगे और शुरू करेंगे आज का अपना पहला पार्ट। और हमारा पहला क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होता है जा करके आपके सामने है। व्हाट इज़ द फ्लूइड और लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड नोन एज। ब्लड में जो फ्लूइड या लिक्विड पार्ट होता है वो किस दूसरे नाम से जाना जाता है, या वो क्या होता है, किस नाम से जाना जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, RBC, प्लाज्मा, WBC या प्लेटलेट्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है, RBC, प्लाज्मा, WBC या प्लेटलेट्स। द राइट आंसर इज प्लाज्मा। तो जो ब्लड में फ्लूइड पोर्शन होता है, जो तरल पोर्शन होता है, जो तरल पार्ट होता है, उसको हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ड्यू टू अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप with rhizobia bacteria found in their root nodules. नाइट्रोजन ड्यू टू अ म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशन। देखिए, जो फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो फिक्स होती है एटमॉस्फेयर में, ड्यू टू किस वजह से, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, जो सहजीविता होती है। सहजीविता का मतलब जब दो जीव एक दूसरे के ऊपर आश्रित होंगे और दोनों को एक दूसरे से फ़ायदा मिलेगा और दोनों एक दूसरे की वजह से ही ग्रोथ करेंगे। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिम्बायोसिस। ठीक है ना। तो रिलेशनशिप का मतलब जो उनके बीच में एक संबंध होता है विद राइजोबिया, जो राइजोबिया होता है बैक्टीरिया, फाउंड इन देयर रूट नोड्यूल्स, जो कि रूट का मतलब जड़ों में पाए जाते हैं, जो उनकी रूट यानी जड़ों की नोड्यूल्स में पाए जाते हैं। तो ऐसे कौन से प्लांट होते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आपसे इसमें सहजीविता के बारे में पूछा जा रहा है। ऐसे कौन से प्लांट हैं जिसमें राइजोबिया बैक्टीरिया पाए जाते हैं उनके रूट्स नोड्यूल्स में। तो आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, आप लोग देख सकते हैं। सिट्रिक फ्रूट ट्रीज, लेग्यूमी प्लांट्स, बेम्बू एंड सुगर केन, मस्टर्ड प्लांट्स। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपको सही टिक करना है। ठीक है, द राइट आंसर इज लेग्यूमी प्लांट्स। जो लेग्यूमी प्लांट्स होते हैं उनमें सिम्बायोसिस का ये प्रोसेस देखने के लिए मिलता है। बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डज CNG स्टैंड्स फॉर। देखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी पेपर में आए हुए हैं। ठीक है, और ये भी जो हम लोग कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन जो है आया हुआ है CGHS 2018 के पेपर में। और ये जो क्वेश्चन आप प्रेजेंट टाइम पे देख रहे हैं ये क्वेश्चन रेलवे फार्मासिस्ट के एग्जाम में आया है 19 जुलाई के 2019 वाले फार्मासिस्ट के पेपर में। तो बहुत ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो हमारे सामने 4 ऑप्शन है। व्हाट डज CNG स्टैंड फॉर, कन्वर्टेड न्यूट्रल गैस, कार्बोरेटेड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कंप्रेस्ड न्यूट्रल गैस। 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको सही टिक करना है। तो द CNG इज स्टैंड्स फॉर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये होता है CNG का फुल फॉर्म। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन कॉजेज पेलेग्रा। देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कल भी मैंने आपको करवाया था, वो दूसरा फार्मासिस्ट का पेपर था और ये जो फार्मासिस्ट का पेपर है ये दूसरा है, CGHS का है। और दोनों में कॉमन क्वेश्चन है ये, द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन, विच विटामिन कॉजेज पेलेग्रा। पेलेग्रा किसकी वजह से होता है, किस विटामिन की वजह से होता है, B3, B6, B2, B12। तो देखिए आपके सामने ये सारे ऑप्शन है, B3 नियासिन, B6 पिरिडॉक्सिन, B2 राइबोफ्लेविन और B12 साइनोकोबालामिन। द राइट आंसर इज विटामिन B3। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं नियासिन। क्वेश्चन की तरफ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी इजी, वेरी नाइस, और सभी लोग कर सकते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल छोटा बच्चा भी कर लेगा। माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, व्हाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स। द राइट आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया इज आल्सो नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मेथाइल डोपा। मेथाइल डोपा का इसमें से कौन सा साइड इफेक्ट है। हेयर लॉस हो जाएगा, डायूरेसिस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, सेडेशन एंड लेथर्जी यानी नींद आएगी और थकान महसूस होगी। तो द राइट आंसर इज सेडेशन एंड लेथर्जी। ठीक है, तो मेथाइल डोपा का जो साइड इफेक्ट है वो क्या होगा जाकर के, सेडेशन एंड लेथर्जी।
फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। फेनिटोइन इज़ यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ, देखिए फेनिटोइन का इस्तेमाल किस में होता है, किसके मैनेजमेंट में होता है, आप लोग देखिए ऑप्शन देख सकते हैं, अस्थमा है, कन्वल्जन है, एसिडिटी है, डायरिया है। अस्थमा, कन्वल्जन, एसिडिटी और डायरिया, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। फेनिटोइन का इस्तेमाल पूछा गया है, तो फेनिटोइन इज यूज्ड इन कन्वल्जन प्रॉब्लम, ठीक है। कन्वल्जन का मतलब क्या हो गया जाकर के, एक तरीके से कन्वल्जन का मतलब तो होता है चक्कर आना भी, लेकिन ये कन्वर्जन जो आपका है वो मिर्गी से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? मिर्गी से रिलेटेड। द मैनेजमेंट ऑफ द राइट आंसर इज कन्वर्जन। और कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एंटी इपिलेप्टिक या एंटी सीजर, ठीक है। कन्वर्जन को इपिलेप्सी भी कहते हैं और सीजर भी कहते हैं, ठीक है। तो जो मैं आपको बता रहा था वो ये है कि कन्वर्जन को एपिलेप्सी भी कहते हैं और सीजर भी कहते हैं। तो फेनिटोइन जो है वो एंटी सीजर भी हो सकती है, आप कह सकते हैं, एंटी इपिलेप्टिक भी कह सकते हैं, एंटी कन्वर्जन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो कन्वर्जन में इस्तेमाल होती है फेनिटोइन। द राइट आंसर इज कन्वर्जन, ठीक है। तो बढ़ेंगे हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। द लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ ब्रांच ऑफ, जो लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है वो एक ब्रांच होती है, किसकी ब्रांच होती है? आपके सामने 4 ऑप्शन है, ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी, सब क्लेवियन आर्टरी, आर्क ऑफ ऑर्टा या कोरोनरी आर्टरी। जो स्पेलिंग मिस प्रिंट हैं या एरर हैं उसको आप लोग थोड़ा मैनेज करके चलिएगा, बाकी जो आपको टर्म्स हैं वो आपको सही मिलेंगे। आर्क ऑफ ऑर्टा, जो आर्क ऑफ ऑर्टा है उसका पार्ट होता है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी, ठीक है। लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्टरी इज अ पार्ट ऑफ, इज अ ब्रांच ऑफ आर्क ऑफ ऑर्टा। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द केमिकल चेंजेस ऑफ द ड्रग इन अ लिविंग बॉडी आर रिफर्ड टू एज, देखिए जो केमिकल चेंजेस हो जाते हैं ड्रग के अंदर, ड्रग में लिविंग बॉडी, जब आप किसी लिविंग बॉडी में कोई मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन जो है केमिकल स्ट्रक्चरली चेंज हो जाती है, केमिकली वो चेंज हो जाती है, ठीक है। यानी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस कंडीशन को क्या कहते हैं? एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, रेडिएशन या बायो ट्रांसफॉर्मेशन। तो द राइट आंसर इज बायो ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। बायो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब हो गया जा करके कि जब कोई केमिकल जो होता है चेंजेस ऑफ द ड्रग इन अ लिविंग बॉडी, लिविंग बॉडी में जब कोई केमिकल चेंजेस हो जाए किसी भी ड्रग में, कोई भी ड्रग आप लेते हैं जब उसको केमिकली चेंज हो जाए, जैसे कि बायो ट्रांसफॉर्मेशन का एक बहुत ही बढ़िया उदाहरण है कि अगर आपने सपोज दैट कार्बोहाइड्रेट्स लिया तो वो कार्बोहाइड्रेट्स होता है पॉलीसैकेराइड के फॉर्म में, फिर वो कन्वर्ट होता है जाकर के मोनोसैकेराइड, यानी कार्बोहाइड्रेट्स जो है आपका कन्वर्ट होगा जाकर के ग्लूकोज में। बढ़ेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ज़ीडोवुडिन इज़ यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ, देखिए जो ज़ीडोवुडिन होता है, ज़ीडोवुडिन इसका यूज़ किसके ट्रीटमेंट में होता है, किसके अगेन इस्तेमाल होगा? लेप्रोसी में, ट्यूबरकुलोसिस में, टाइफाइड में या एड्स में। तो ज़ीडोवुडिन होता क्या है पहले आप ये समझ लीजिए। ज़ीडोवुडिन, एबेकाविर, टीनोफोविर, स्टावुडिन, है ना, ज़ीडोवुडिन, स्टावुडिन, एबेकाविर, टीनोफोविर, ये सारी किस कैटेगरी की दवाएं हैं? तो ये सभी एंटीवायरल दवाएं हैं। अब इसमें से आप ये देखिए कि वायरस कौन सा, लेप्रोसी वायरस नहीं है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया है, टाइफाइड भी बैक्टीरियल होता है, एड्स आपका जो होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम, एड्स जो होता है वो HIV वायरस की वजह से होता है। तो एड्स के अगेन में ज़ीडोवुडिन का इस्तेमाल होगा जा करके। बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज गिवन फॉर रिड्यूसिंग वेट, वेट को कम करने के लिए कौन सी दवा देते हैं हम लोग? ओबेसिटी को कम करने के लिए, या आप इस तरीके से बोल सकते हैं ओबेसिटी को कम करने के लिए। ओबेसिटी का मतलब हो गया जाकर के मोटापा, जब किसी के बॉडी में फैट का जो अमाउंट है वो बढ़ जाता है तो उसको रिड्यूस करने के लिए मेडिसिन आती हैं, उसमें से कौन सी मेडिसिन देते हैं? आपके सामने 4 ऑप्शन है, फेनफ्लुरामिन, थोड़ा इसको मैं नीचे कर देता हूँ, फेनफ्लुरामिन, फ्लूनारिजिन, फ्लक्सेटिन या फ्लूमाजेनिल। 4 आपके सामने ऑप्शन है, आपको बताना है। द राइट आंसर इज फेनफ्लुरामिन, फेनफ्लुरामिन और डेक्सफेनफ्लुरामिन, सिब्यूट्रामिन, ये तीनों ऐसी दवाएं हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं वेट लॉस करने में। फेनफ्लुरामिन, डेक्सफेनफ्लुरामिन, अभी आप 2 याद रखिए, फेनफ्लुरामिन और डेक्सफेनफ्लुरामिन। लेकिन ये दोनों दवाएं जो हैं इस समय प्रोहिबिटेड हो गई हैं, इनका जो यूज़ है उसको रोक दिया गया है, उस पर स्टॉप कर दिया गया है उसको, ठीक है।
उस पर रोक लगा दी गई है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, क्योंकि ये दवाएं साथ में दूसरा जो है एडवर्स इफेक्ट कर रही थी जाकर के, और फेनफ्लुरामिन और डेक्सफेनफ्लुरामिन ये कार्डियक टॉक्सिसिटी कर रही थी जाकर के, ठीक है, हार्ट की टॉक्सिसिटी भी कर रही थी जाकर के, इसलिए इनको जो है रोक दिया गया है, भारत सरकार की तरफ से बैन कर दिया गया है ये सारी दवाएँ। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स इज़ नॉट यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूट माइग्रेन अटैक। जब एक्यूट माइग्रेन अटैक होता है तो इसमें से कौन सी दवा का इस्तेमाल नहीं हो सकता है या नहीं करते हैं? एक्यूट माइग्रेन अटैक में इनमें से कौन सी दवा का इस्तेमाल नहीं करते हैं? जैसे कि सुमाट्रिप्टेन, प्रोप्रेनोलॉल, एर्गोटामिन या कैफीन। तो इसमें से 3 ऐसी दवाएं हैं जिनका इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन एक दवा ऐसी है जिसका इस्तेमाल नहीं करेंगे एक्यूट माइग्रेन के अटैक में। द राइट आंसर इज प्रोप्रेनोलॉल। प्रोप्रेनोलॉल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सुमाट्रिप्टेन का इस्तेमाल होगा, ठीक है, सुमाट्रिप्टेन का इस्तेमाल होगा, एर्गोटामिन का इस्तेमाल होगा और कैफीन, तीनों का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। नॉर्मल सलाइन इज़ा, देखिए जो नॉर्मल सलाइन होता है वो क्या होता है? हाइपोटोनिक फ्लूइड, हाइपरटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड या कोलाइडल फ्लूइड। तो नॉर्मल सलाइन जो होता है वो आपका होता है आइसोटोनिक फ्लूइड। आइसोटोनिक का मतलब जिसका पीएच जो बाहर, ऐसा सलाइन और ऐसा सॉल्यूशन जो बाहर से एडमिनिस्टर्ड करते हैं ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, जो जिसका पीएच जो होता है बाहरी ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच ब्लड के पीएच के इक्वल हो, यानी बाहर ऐसा सॉल्यूशन जिसको जब ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट करेंगे तो उसका जो पीएच होता है वो ब्लड के पीएच के इक्वल होगा जाकर के, ठीक, उसको कहते हैं आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। हाइपोटोनिक, जब उसका पीएच जो बाहरी सॉल्यूशन होता है उसका पीएच अगर कम है तो वो बॉडी के अंदर भी पीएच कम कर देता है, उसको हाइपोटोनिक सिचुएशन बोलते हैं। और हाइपरटोनिक का मतलब जिसका पीएच, ऐसा सॉल्यूशन जिसका पीएच ब्लड के पीएच से ज़्यादा हो, ठीक है, उसको कहते हैं हाइपरटोनिक फ्लूइड। कोलाइडल सॉल्यूशन आप सभी लोग जानते हैं। यूजली द डोज ऑफ इंट्रावेनस एमिकासिन सल्फेट टू बी एडमिनिस्टर्ड टू द चिल्ड्रन इज, देखिए चिल्ड्रन बच्चों में जो हम लोग यूजली जो जनरली देते हैं एमिकासिन का डोज आईवी वो कितना होता है? 1 से 2 mg किलोग्राम पर डे के हिसाब से, 15 से 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, 8 to 10 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, या 30 to 40 mg पर केजी पर डे के हिसाब से। तो इसमें द राइट आंसर इज 15 to 20 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, ठीक है, 15 से 20 mg पर केजी के हिसाब से एक दिन में देंगे। फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, जो कि हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। कैप्टोप्रिल इज अ या एन, मतलब कैप्टोप्रिल आपका क्या है? द राइट आंसर इज, पहले तो ऑप्शन देख लेते हैं, एंजियोटेंसिनोजन एंटागोनिस्ट, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसीई इनहिबिटर या डायूरेटिक्स। तो जो राइट आंसर है वो है एसीई इनहिबिटर। कैपिटोप्रिल, पेरेंड्रोप्रिल, लिसिनोप्रिल, ये सारे के सारे आपके एसीई इनहिबिटर हैं। और एसीई इनहिबिटर का फुल फॉर्म होता है एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम्स, और इनहिबिटर यानी इस एंजाइम्स को इनहिबिट करेगा, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के 15 क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल एग्जाम पैरा को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। हम आपके लिए इसी तरीके से फार्मेसी के जो सेट पेपर हैं, क्वेश्चन पेपर हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सारी की सारी चीज़ें लाते रहते हैं। साथ ही साथ नई फार्मासिस्ट की वैकेंसी की जो अपडेट है वो भी लाते रहते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू सो मच।